जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर और इसको लास्ट तक यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और आपके सामने एक एक पॉइंट को मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। प्रायिकता होती क्या है? अगर आप लोग पढ़े होंगे कहीं पर या फिर क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, क्लास 10th में, तो हो सकता हो कि प्रायिकता का कुछ परिचय आपको क्लास 9th में मिला हो। तो ठीक उसी आधार पर मैं उस बेस को जोड़ते हुए आपको क्लास 10 को इस प्रायिकता के वाले लेसन को आपको मैं हल कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रायिकता क्या है। तो आप लोग परिभाषा कुछ न कुछ पढ़े होंगे और बहुत सारे वैज्ञानिक इसको या गणितज्ञ कह सकते हैं, वैज्ञानिक या गणितज्ञ कहेंगे, बहुत सारे गणितज्ञ इसको अलग अलग व्यू में परिभाषा देते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी बात करें हम प्रायिकता की, तो आप इसको एक नॉर्मली परिभाषा के थ्रू इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी घटित होने वाली संभावनाओं को या किसी भी घटनाओं को जो कि घटित हो रही है, तो आप उसकी परिभाषा के तौर पे उसको आप कह सकते हैं कि किसी भी घटित होने वाली घटनाओं को जब हम अंक गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, अंक गणित के संख्यात्मक मान में, वो भी भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसे ही प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लेंगे, एक सिक्का है, अगर उस सिक्के को आप उछाले हैं तो उस सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो चीज़ें क्लियर हैं, वो तो संभावनाएं फिक्स हैं कि आप एक सिक्का लेंगे तो उसमें एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। तो जब आप उस सिक्के को उछालेंगे हवा में, तो जब वो गिरेगा तो उसमें आप देखेंगे या तो वो चित्त गिरेगा या तो पट। चित्त को हेड कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं और पूंछ भी कहते हैं। तो चित्त को हेड कहते हैं और पट को टेल कहते हैं। तो जब आप फेंकेंगे तो या तो हेड गिरेगा या तो टेल। अरे भाई, वही सिक्का जो आप देखते हो क्रिकेट मैच खेलने के दौरान या फिर कोई और गेम खेलने के दौरान जो टॉस किया जाता है, तो सिक्का ही तो उछाला जाता है। और अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो हमारे देश में जो रुपये वाला सिक्का है, हम उसकी बात करें क्योंकि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो भारत में जो मुद्रा चलेगी हम उसके सिक्के की बात करेंगे। और भी देशों में जहाँ जहाँ जो मुद्राएं चलती हैं उन देशों के सिक्के अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे उनकी बात चलेगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे, तो अगर कोई सिक्का है, मान लीजिए कि एक सिक्का के कितने पहलू होंगे? दो, एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल। तो जब हम इसको उछालेंगे तो इसमें घटनाएं हो रही हैं कि नहीं? या तो एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल। तो इन्हीं घटनाओं को जब हम अंक गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, अंक के गणित, अंक वाली गणित, तो अंक गणितीय रूप में जब इसको हम व्यक्त करेंगे इनके घटनाओं को, तो इनकी घटनाओं को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, या फिर आप प्रायिकता का सूत्र भी हो सकता है कि जानते होंगे कि अनुकूलित घटनाएं, अगर हम प्रायिकता का अगर फार्मूला की बात करें तो आप फार्मूले में कह सकते हैं कि अनुकूलित, एक सेकेंड, अनुकूलित घटनाएं बटे में कुल घटित होने वाली घटनाएं ठीक है। अगर हम प्रायिकता के फार्मूले से इसकी परिभाषा देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि किसी घटना में जितनी भी संभव घटनाएं हैं वो कुल घटनाओं के रूप में आती हैं कि इस किसी घटना को हम व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें कुल कितनी घटनाएं होंगी। और जिसके लिए हमें शर्त दिया होगा प्रश्न में या फिर किसी टॉपिक में कि हमको यही घटना चाहिए, तो जिसके लिए शर्त दिया होता है उस शर्त की घटना को हम कहते हैं अनुकूलित घटनाएं। कि अगर मैं किसी सिक्के को फेंकूंगा तो अब उसमें शर्त दे देगा हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, तो जिसका शर्त देगा वो अनुकूलित घटनाएं हो जाएंगे। अब बटे में इसको फेंकने पर कितने घटनाएं संभव हैं वो कुल घटनाएं आ जाएंगे। तो हम इसकी परिभाषा से ये भी कह सकते हैं इसके सूत्र द्वारा जोड़ के कि प्रायिकता किसी घटना की
अनुकूलित संभावना तथा कुल संभावना के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। आप इस तरह से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी घटना के होने की अनुकूलित संभावना तथा कुल संभावना के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक, अब आप ध्यान देंगे आगे कि प्रायिकता की हमने दो परिभाषाएं बता दी। एक पहली परिभाषा बताई कि किसी भी घटना को होने की जो भी संभावनाएं होती हैं उनको अंक गणित के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि अगर प्रायिकता को हम इसके सूत्र से परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अनुकूलित संभावनाएं या घटनाएं और कुल संभावनाएं या कुल घटनाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? किसी भी घटना की प्रायिकता कहते हैं। ठीक, प्रायिकता होती कब है? ये भी कंडीशन है कि प्रायिकता होगी कब। अगर आपको कोई पूछ दे कि प्रायिकता, ठीक है आप पढ़ रहे हैं, प्रायिकता होगी कब, कब ये संभावनाएं हैं कि नहीं ये प्रायिकता हो ही सकती है, तो आप किसी भी घटना को प्रायिकता कब होगी ऐसे कह सकते हैं। प्रायिकता कब हो सकती है, ये प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि प्रायिकता कब हो सकती है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि जब किसी घटना को 100% होने की बात की जाए, 100 में 100%, जब वो अनुकूलित संभावित घटनाएं ना, बिल्कुल संभावित भी कह सकते हैं, अनुकूलित भी कह सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। एक ही होती है, उसमें संभावनाओं की संख्या होती है। जैसे यहाँ पे संभावनाओं की संख्या की बात कर रहे हैं आप, और हम घटनाओं अनुकूलित घटनाओं की बात किए हैं। जितनी भी घटनाएं होंगी, जितनी भी होंगी, या तो हेड आने की या तो टेल आने की, तो जितनी भी होगी वो कुल संभावनाएं होती हैं या कुल घटनाएं होती हैं। लेकिन उसमें जिसका शर्त दिया जाता है वो अनुकूलित होती हैं कि हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, या फिर किसी घटना के होने या न होने की प्रायिकता, तो हमारी अनुकूलित संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक, अनुकूलित कहिए या फिर घटना होने की संभावित संभावना। हाँ, बस संभावना करना चाहिए, घटना नहीं। देखिए, अगर हम अनुकूलित घटना की बात किए हैं तो अनुकूलित घटना में हम बात किए, अगर नीचे हमने लिखा होता कि कुल अनुकूलित घटना, कुल संभावनाओं की संख्या, आप यहाँ पे कुल संभावनाओं की संख्या, अच्छा नीचे कुल घटित होने वाली घटनाएं कह दो या कुल संभावनाओं की संख्या कह दो। तो जब हमने घटना लिखा है तो यहाँ पे घटित होने वाली घटनाएं तो लिखेंगे ना, लेकिन वो कुल रहेगी कि अगर एक सिक्के को फेंकें तो क बार हेड और टेल आने की संभावनाएं हैं। तो कितनी बार फेंकेंगे उसको ना घटनाएं कहते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी घटनाओं को कर रहे हो, कोई भी परीक्षण कर रहे हो, तो कितनी बार किए उनकी कुल संख्या ही तो यहाँ पे घटित होने वाली घटनाएं हैं। अब मैंने पहले लिखा है कि कुल वो घटना कितनी बार हुई। अगर सिक्के को ही आपने फेंका तो कितनी बार सिक्के को फेंका। अब उसमें कुल एक बार फेंका तो एक थोड़ी लिखेंगे नीचे कि एक हो गया। एक बार फेंकने का अर्थ यह है कि किसी सिक्के को एक बार हमने फेंका तो उसमें कितने पहलू हैं, अब उसके पहलू कितनी बार आएंगे, तो घटित होने वाली घटनाएं हैं। या तो हेड आ सकता है या तो टेल, तो दोनों को मिला के कितनी बार घटनाएं घटी? 2 बार। एक बार फेंके हैं तो एक थोड़ी लिख सकते हैं कि अनुकूलित घटनाओं की संख्या। अगर सिक्के को, ये इनका कहना है कि जितनी बार हम परीक्षण करेंगे उसकी संख्या लिखेंगे, ऐसा नहीं है। परीक्षण करने की बात करें तो अगर परीक्षण में हमने एक बार सिक्के को फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, तो उसमें कुल कितनी घटनाएं घटित होंगी ये जरूरी है। तो कुल घटित होने वाली घटनाओं की जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी। जैसे एक बार हमने फेंका तो एक सिक्के में कितने पहलू? 2, या तो हेड आएगा या तो टेल, तो उसमें 2 घटनाएं होंगी। अगर हमने 2 बार फेंका तो एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, या एक बार दोनों पर हेड आ सकता है, या एक बार दोनों पर टेल आ सकता है।
तो 2 बार हमने फेंका तो कुल घटित होने वाली घटनाएं कितनी हो गई? 4। ठीक, अब डाउट है? हमने कितनी बार परीक्षण किया ये मायने नहीं रखता। हाँ, जरूरी है कि वो मायने रखेगा कब? जब हम कुल संभावना निकालेंगे तब। क्योंकि हम एक बार फेंकेंगे तो सिक्के में कितने पहलू? 2। तो कुल कितनी घटना घट सकती है? 2। एक बार या तो हेड आ सकता है, एक बार या तो टेल आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर हम बात करें कि अगर उसी सिक्के को 2 बार फेंकेंगे तो हमारी 4 संभावनाएं आएंगी। एक बार हेड एक सिक्के पर, तो हो सकता है कि दूसरे पर भी हेड आ जाए। एक बार हेड आ गया पहले सिक्के पे तो हो सकता है दूसरी बार टेल आ जाए। एक बार टेल आ सकता है पहले सिक्के पे तो हो सकता है दूसरी बार हेड आ जाए। हो सकता है कि अगली बार दोनों पर टेल आ जाए। ठीक, तो वो घटित तो होने वाली घटनाओं को हम यहाँ पे वो संख्या के रूप में लिखें। ठीक है, कि अगर हम कुल घटित होने वाली घटनाओं की बात करेंगे तो हमने सिक्कों को फेंका तो कितनी बार घटित होगी घटनाएं। जैसे एक बार उछाला तो एक थोड़ी नीचे लिखेंगे कि नहीं, एक बार हमने सिक्के को उछाला। उसमें पहलू की बात करेंगे कि उसमें कितने पहलू हैं, अगर उनको फेंकेंगे तो कौन कौन से पहलू आ सकते हैं। तो ये कुल घटनाएं यहाँ पे हो गई कि कुल घटित होने वाली घटनाएं। ठीक, अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कुल अनुकूलित संभावनाएं बटे कुल संभावनाओं की संख्या, तो बात वही है कि हमने सिक्के को फेंका तो कौन कौन सी संभावनाएं आ सकती हैं। तो या तो एक बार हेड आ सकता है या तो एक बार टेल आ सकता है। ठीक, बात क्लियर हुई? कोई डाउट है? बैठ जाइए। ठीक है, बीच बीच में अगर आप रोक के पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे प्रायिकता होगी कब। हम इस बात की बात चला रहे थे अभी कि प्रायिकता कब हो सकती है। तो जब कोई घटना घटित होने के लिए 100% की गारंटी हो तभी प्रायिकता होगी। अगर घटना होने की कोई भी गारंटी नहीं है तो प्रायिकता नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर मैंने सिक्के को ही उछाला हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार हेड आएगा एक बार टेल, लेकिन हो सकता है क्या पता सिक्का बीच में जाके खड़ा भी हो सकता है। तो क्या खड़ा हो गया तो ये हेड और टेल की संभावनाएं आई? बोलिए, नहीं आई। बोलो, तो जब हेड और टेल की संभावनाएं कोई नहीं आई तो वहां पे प्रायिकता होगा ही नहीं। ये असंभव घटना है। जब असंभव की बात करेंगे, इम्पॉसिबल की बात करेंगे, तो वहां पे प्रायिकता 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। ठीक, बात क्लियर हुई? कि आप अगर कभी भी ऐसी घटना देखो जिसको घटित होने का कोई चांस ही नहीं है, 0% चांस, तो वहां पे प्रायिकता होगी ही नहीं, प्रायिकता 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई घटना कर रहे हो या कोई परीक्षण ही कर रहे हो और उस परीक्षण को होने या न होने का चांस नहीं है तो वहाँ पे प्रायिकता 0। होने का चांस नहीं है तो वहाँ प्रायिकता 0। अगर होने का चांस है, वो भी 100% के हम परीक्षण करें तो कुछ ना कुछ चीज़ हमको मिलेगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रायिकता होगी। बात क्लियर? बोलिए। जैसे सिक्कों को हमने फेंका तो या तो चित्त गिरेगा या तो पट गिरेगा, या तो हेड या तो टेल। तो ये तो 100% गारंटी है ना कि कुछ न कुछ आएगा, तो वहाँ पे प्रायिकता होगी। ठीक है, जैसे आपने एक थैला ले लिया और उस थैले में कुछ भी नहीं है और आपसे पूछा जाए कि उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। थैला मान लीजिए कि आपने ले लिया और उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसमें कहेगा आपसे कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, तो क्या उसमें से लाल गेंद निकल जाएगी? अरे भाई, ये जादू मंत्र वाला नहीं है कि जादू से लाल गेंद बना दिया। यहाँ पे प्रायिकता की बात हो रही है कि अगर कोई चीज है तो हम उसमें कोई कार्य कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो हमको 100% उसमें से परीक्षण मिलना ही मिलना है, तब जाकर वहाँ पे कोई ना कोई प्रायिकता होगी। तो जब हम थैले में से कुछ है या नहीं है तो निकालेंगे क्या?
अगर उसी में से कोई और भी पूछ सकता है कि सफ़ेद गेंद की प्रायिकता बताइए, लाल गेंद की प्रायिकता बताइए, तो क्या इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कभी सामने कि हम उस थैले में हाथ डाले और जादू से लाल गेंद निकाल दिए? क्या ऐसी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब जहाँ पे किसी की संभावना ही नहीं होगी ना, किसी प्रेक्षण की, किसी घटना की, तो वहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। प्रायिकता तभी होती है जब हम कोई प्रेक्षण कर रहे होते हैं तो उस प्रेक्षण को होने की संभावनाएं 100% हो। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो प्रायिकता कब होगी, ये क्लियर हो गया? बोलिए कि प्रायिकता तभी हो सकती है जब किसी घटना या किसी प्रेक्षण के होने की 100% गारंटी हो कि ये होगा तो ये हो सकता है, नहीं तो अगर नहीं हो सकता है तो वहाँ पे प्रायिकता ही नहीं होगी। उस स्थिति में प्रायिकता 0 हो जाएगी। ठीक है, बोलिए, बात क्लियर हुई? अगर हम बात करें आगे की बात करें तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि प्रायिकता होने वाली स्थिति में और प्रायिकता न होने वाली स्थिति में। ठीक है, अगर हम प्रायिकता होने वाली स्थिति को देखें और प्रायिकता न होने वाली स्थिति को देखें तो जब दोनों का योग करेंगे तो उनका सदैव योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे स्थिति की बात करें, प्रायिकता होने की स्थिति प्लस प्रायिकता न होने की स्थिति, दोनों का योग सदैव किसके बराबर होगा? 1 के। यानी कभी कभी आपको घटना देकर पूछ देता है हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो आप तुरंत हेड की संख्या को गिनते हैं जितना भी शर्त दिया होता है। कभी कभी पूछ देता है कि हेड न आने की प्रायिकता बताइए, तो भी हम देखते हैं कि उसमें किसमें हेड नहीं है। ठीक, तो दोनों की संभावनाएं आती हैं। तो दोनों की संभावनाएं, अगर हेड नहीं आया होगा तो टेल आया होगा, तो कोई ना कोई संभावना तो होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हम कह दिए कि हेड नहीं आने की प्रायिकता तो आपका दिमाग काम करे कि नहीं सर जी कहें कि जो असंभव है वो तो होगा ही नहीं। नहीं, अगर वहाँ हेड नहीं आया होगा तो उस सिक्के में टेल आया होगा, कोई ना कोई घटना तो हुई होगी ना। मान लीजिए कि हमने शर्त दिया है कि हेड न आने की प्रायिकता, तो हो सकता है कि वहाँ हेड की जगह टेल आ गया हो, तो टेल आएगा तो हेड और टेल दोनों एक के साथ होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि हम पूछें कि हेड न आने की प्रायिकता और एक स्थिति में पूछें हेड आने की प्रायिकता, तो एगो न आने की एगो आने की, दोनों की प्रायिकता हुई ना। बोलो, तो हेड आने की प्रायिकता और हेड न आने की प्रायिकता, अगर हम दोनों की स्थितियों को जोड़ें तो दोनों की स्थितियों का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। ठीक, बात क्लियर हुई? बोलिए, ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इससे चाहेंगे तो एक स्थिति ज्ञात करके दूसरी स्थिति आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये कभी कभी सूत्र के भांति कार्य करता है कि अगर आपसे पूछ दिया कि हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो हेड आने की प्रायिकता आप निकाल लिए, और दूसरी स्थिति में कह देगा कि हेड न आने की प्रायिकता बताइए, तो आप डायरेक्ट इन दोनों का योग करके इसको उधर भेज के घटा के निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर हम स्थिति यहाँ पे ये देखें कि अगर आपको कोई घटना दी गई हो और देने के बाद पूछे कि क्या इस प्रायिकता में या इस प्रश्न में प्रायिकता 1 से अधिक या 0 से कम हो सकती है? बोलिए, या डायरेक्ट दे सकता है कि किसी भी प्रायिकता को घटित होने की निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होती है। ठीक, तो आप बात करेंगे प्रायिकता की निम्न और उच्च सीमा। किसी भी प्रायिकता को घटित होने वाली स्थिति में उसके 2 सीमाएं होती हैं, एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा। तो दोनों के बीच की जो घटनाएं होती हैं हमेशा दोनों के बीच वाली, वही प्रायिकता की सीमा कहलाती है। जैसे
अगर हम बात करें तो प्रायिकता की सीमा सदैव 0 से और 1 के बीच होती है। ठीक है, 0 से और 1 के बीच होती है। मैं बताऊंगा कि कब 1 होती है। 0 वाला तो बता दिया कि जो कभी संभावना ही ना हो किसी घटना को घटित होने की, तो वहाँ पे प्रायिकता 0 होगी। परंतु 1 कब होगी, इस बात पे भी चर्चा हो जाएगी। अभी आप ध्यान देंगे कि प्रायिकता की जो सीमा होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, या कह सकते हैं कि किन के बीच होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी भी घटना की प्रायिकता की बात करें आप, तो सदैव उसका जो निम्न सीमा है वो 0 होगा और जो उच्च सीमा है वो 1 होगा। ठीक, 0 से नीचे अगर कोई घटना हो रही है तो प्रायिकता होगी ही नहीं। 1 से अधिक कोई घटना हो रही है या 1 से अधिक उसका प्रायिकता आ रहा है घटना का, तो भी वो प्रायिकता नहीं होगा, वो गलत होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 0 आ जाए, 1 आ जाए या फिर 0 और 1 के बीच आ जाए, तो ही प्रायिकता की घटनाएं संभव हो सकती हैं, तो ही प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। अर्थात 0 से लेके, जैसे होता है ना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ... 0.9 और उसके बाद क्या आ जाएगा 1। किसी भी प्रायिकता का आंसर आप देखेंगे तो इन्हीं के बीच प्राप्त होता है आपको, 0 से 1 के बीच। किसी भी प्रायिकता की घटना आप देखेंगे कि आप किसी भी घटना की प्रायिकता को ज्ञात कर रहे हो तो 0 से लेकर 1 के बीच आएगा और उसका मान इसी रूप में रहेगा, या इसको हम भिन्न के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के भिन्न आ सकते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 2/4। ठीक है, इस तरह से, यानी कि उनका भाग देने पर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1/2, 3/4, आप आगे 3/8 भी कर सकते हो, 4/8 भी कर सकते हो, ... और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ सकती हैं। ठीक है, बोलो, बात क्लियर हो रही है? जैसे आपको मैंने निम्न सीमा 0 बताया, तो 0 कहने का अर्थ है कि जब कोई संभावना होने की घटना घटित ही नहीं होगी, तो उसमें कोई उसकी संभावना ही नहीं कि ये घटना घटित होगी, तो इस स्थिति में प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई ऐसे प्रेक्षण में हम देखें कि मान लो एक थैला लिए हैं और उस थैले में 5 लाल गेंद हैं। ठीक है, कितनी लाल गेंद हैं? 5। और उसमें से हम लाल गेंद निकालने की ही प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो अगर हम 5 बार उन गेंदों को निकालें और फुल्ली वो लाल गेंद से ही थैला भरा हुआ है, तो लाल गेंद ही ना 5 बार निकलेगा? बोलिए, जैसे हम अलग अलग 5 गेंदों को उसमें भरे होते और उसमें से हम केवल एक बार लाल गेंद निकालने की बात करते तो 1/5 हो जाता, क्योंकि एक ही लाल गेंद थी। लेकिन 5 लाल गेंद है और हम 5 को बारी बारी से निकाल रहे हैं, तो 5 बार लाल गेंद ही आ रही है, तो बताइए प्रायिकता 5/5 होगी कि नहीं? तो कट के 1 आएगा कि नहीं? तो इस स्थिति में जब कोई घटना घटित हो रही है और जितनी बार वो घटना घटित हो रही है उतनी बार ही कुल संभावनाएं हैं। नीचे हमने लिखा था सूत्र में कि कुल घटित होने वाली घटना, तो जितनी बार हमने परीक्षण किया उसमें जो जो भी घटनाएं घटी, तो कुल घटनाएं 5 गेंद है तो 5 होगी। लेकिन हमने 5 बार निकाला तो 5 बार लाल गेंद आ गई, तो इस स्थिति में 5/5 हम प्रायिकता को सूत्र से लिखेंगे और जब वो 5 से 5 कटेगा तो आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा कि नहीं? तो सिचुएशन में इस वाली स्थिति में 1 प्रायिकता होगी कि जब पूरी संख्या, जो पूरी अनुकूलित घटनाएं हैं, वो कुल घटनाओं के बराबर हो जाए। ठीक, जितनी भी संभावित संभावनाएं हैं वो कुल संभावनाओं के बराबर हो जाए, जितनी अनुकूलित घटनाएं हैं वो कुल घटनाओं के बराबर हो जाए। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में प्रायिकता सदैव क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलिए। तो सिचुएशन हमने 0 वाला कब बताया? यहाँ से 0। असंभव वाली स्थिति में 1 वाला कब बताया? कि जब अनुकूलित संभावना कुल संभावनाओं के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, या अनुकूलित घटना कुल घटनाओं के बराबर हो जाए।
तो दोनों स्थितियां क्लियर हो गई, 0 वाली और 1 वाली। और बाकी शेष स्थिति में, बाकी किसी भी स्थिति में अगर हम किसी घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो उसका मान सदैव 0 और 1 के बीच आएगा। बोलो कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, इसके बाद ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट वाला। अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आगे आपको बहुत आसान हो जाएगा प्रायिकता को पढ़ना और समझना। लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। कब होने की प्रायिकता पूछ देगा, कब नहीं होने की प्रायिकता पूछ देगा, आप बीच बीच में फंसते रहेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं, जो कि जो लोग पढ़े होंगे तो उनको लग रहा होगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं। इस तरह के सिचुएशन में आपको घबराना नहीं चाहिए, नॉर्मली एक एक चीज़ को समझते हुए चलना चाहिए। बोलो ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो प्रायिकताएं होती हैं वो खास तौर से किन किन तथ्यों पर लागू होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो सिक्कों पर आधारित पूछा जाएगा। अगर आपका मैं बात करूं प्रायिकता में तो पहले नंबर पे देखेंगे तो सिक्कों से संबंधित प्रश्न आता है, और आप ही के लेवल पे नहीं, ये अगर कहीं भी कहीं कंपटीशन वाले पेपर में भी अगर प्रायिकता पूछी गई तो इससे प्रश्न आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो सिक्कों से हो गया, मान लीजिए कि पासा हो गया, पासा से संबंधित, और तीसरा हो गया ताश। ये जो आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं 4-5 लोग इकट्ठा होके और ताश खेलते हैं, जिसको हम लोग जुआ के नाम से भी जानते हैं, है ना। और उस पे अपना वो सट्टेबाजी करते रहते हैं, पैसे लगाते रहते हैं। तो पढ़ाई में भी उसका अहम महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इससे भी संबंधित यहाँ से प्रश्न आता है, ताश से संबंधित। और चौथा नंबर की बात करें तो विभिन्न रंगों के गेंदों से संबंधित इससे प्रश्न आते रहते हैं। विभिन्न रंगों के गेंदों से संबंधित। अब गेंद की जगह कंचे भी दे सकता है, ठीक ना, गेंद की जगह गुब्बारे भी दे सकता है। अब प्रश्न बनाने वाले के दिमाग में जो जो ऐसे उथल पुथल आते हैं क्वेश्चन, वो कर सकता है। ठीक है, हो सकता है तो मनुष्य भी दे सकता है कि इस रंग के कपड़े पहने हुए सब एक ड्रेस में हैं, तो वो तो बनाने वाले के ऊपर है कि जैसा बनाएगा। लेकिन बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो इन्हीं तथ्यों से संबंधित आपके लेवल में प्रश्न आते हैं। सप्ताह, दिन वाला, वर्ष वाला भी आ सकता है, महीनों वाला भी आ सकता है, तो बनाने वाले के ऊपर है। अधिक से अधिक जो प्रश्न की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन 4 तथ्यों पर ज़्यादा आते हैं। कहीं भी आप गेंद देख सकते हैं प्रायिकता संबंधित, सिक्का देख सकते हैं, पासा देख सकते हैं और ताश देख सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कोई प्रश्न है? अच्छा, ये जो हम लगा दिए हैं, लग रहा है कि इससे आप लोग बंध चुके हैं। हाँ, ये लग रहा है कि हम जो रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को एक प्रतिबंध लग गया है। अब तो हम लग रहा है रोज रोज यही काम करेंगे। थोड़ा तुम लोग ये तो समझो कि कुछ चीज़ें होती हैं उसमें हमको काफ़ी एडवांस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्कों में आप थोड़ा बहुत जानकारी लिए होंगे अपने विद्यालय से या फिर और कहीं से।
तो अच्छी बात है कि हर जानकारी को आप लेकर आप अच्छे से समझते रहें, पढ़ते रहें। ध्यान देंगे, अगर हम कोई सिक्का लेते हैं तो आप सिक्के की बात करेंगे तो आज का टॉपिक सिक्के पर ही चलेगा पूरा। फिर उसके बाद मैं आगे एक एक करके क्रमशः एक एक पॉइंट करके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सिक्के की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई सिक्का लिया है क्या? गरीबी आ गई है भैया, थोड़ा सा मदद करिए आप लोग। सिक्का नहीं है मेरे पास। अच्छा लाइए, लेके आइए, कृपया कष्ट कर लीजिए, फिर हम सिक्का देंगे होंगे नहीं। अच्छा चलिए भाई। हाँ, ये तो पुराने जमाने वाला सिक्का है भाई, 1992 वाला है। जरा इस सिक्के को आप देख लीजिए, ये हेड है, ये वाला हेड है, और जिधर ये जो भारत का नक्शा बना हुआ है इधर ये टेल है। कोई और सिक्का लिया है? अभी वर्तमान समय वाला सिक्के को मैं दिखा दूं, ये बहुत पहले का प्रिंटिंग है। सिक्के की तो भरमार लग गई भाई। बहुत अच्छी बात है, इंडिया प्रोग्रेस पर है। हाँ देखिए, ये अलग अलग टाइप के सिक्के हैं। हाँ ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस सिक्के को बहुत हम लोग परिचित हैं इस सिक्के से, जिसमें गेहूं की बाल होती है और उसके बीच में एक बना होता है, देख पाएंगे आप लोग। हाँ, और इधर जो है अशोक स्तंभ वाला जो चिन्ह है, ये कहाँ से लिया गया भाई? सारनाथ से, ठीक है। अब ये इसमें जो 4 शेर वाले हैं इस पहलू पर हैं, इसे हेड कहते हैं। ये जो शेर वाले हैं इस पहलू पर हैं, इसे हेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो इधर हाशिया के बाल वाले जो चिन्ह है, निशान है, इसको हम टेल कहते हैं, ठीक। ये 2 रुपए का सिक्का था पहले वाला, ये 1 रुपए का है, और एक और मैं 2 रुपए वाला और सिक्का दिखाता हूँ। ये वर्तमान में प्रिंटिंग हुआ है, छपाई हुई है इसकी, देखते हैं। जहाँ सिक्के छपते हैं उन्हें टकसाल कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये टेल है, इधर 2 लिखा हुआ है, और इधर पुनः जो है ये शेर वाला जो आकृति आप देख रहे हैं ये हेड है, ठीक है। तो इन्हीं सिक्कों की हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ हेड आएगा, एक तरफ टेल। अगर हम एक सिक्के में पहलू की बात करें तो इसमें 2 पहलू होते हैं। थोड़ी सी आकृति हमारी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, ये हेड और ये टेल। एक सिक्के में जो 2 ये पहलू होते हैं, इन्हीं पहलू के अनुसार हम इसमें जो भी अनुकूलित संभावनाएं होती हैं और जो भी कुल संभावनाएं होती हैं, इनकी संख्या पे आधारित होती है, ठीक है। तो आप इसकी बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें आता हूँ। सिक्कों से संबंधित जो भी तथ्य हैं, अगर हम बात करें सिक्कों से संबंधित अगर तथ्यों की बात करें तो प्रायिकता में कुछ विशेष तथ्य होते हैं। जैसे अगर हम एक ही सिक्के को लेते हैं, 2 बार उछालते हैं तो उसके कुल संभावनाएं अलग हो जाती हैं। 3 बार उछाल देते हैं तो उसकी संभावनाएं अलग हो जाती हैं। 4 बार उछाल देते हैं तो भी अलग होती है। यानी एक ही सिक्के को हम कई बार उछाल दिए तो उसकी अलग स्थिति हो जाती है। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसकी स्थिति अलग होती है। अगर उसी के साथ हमने 2 सिक्के ले लिए, 1 और 2 सिक्के, जैसे मैंने ये 2 सिक्के ले लिए, अगर इन दोनों सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो भी इनकी संभावनाएं अलग होंगी, 2 बार उछालेंगे तो भी इनकी अलग होगी। अगर हम एक ही सिक्के को 2 बार उछाल दिए तो ये दोनों सिक्कों के संभावनाओं के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम एक ही सिक्के को 3 बार उछाल दिए तो इन तीनों सिक्कों के संभावनाओं के बराबर हो जाएगी। और तीनों को एक बार उछाल दिए तो भी बराबर होगी। तो सेम स्थिति में अगर हम यहाँ पे एक एक संभावनाओं की बात करें तो हम एक एक संभावनाओं को आपको लिख के, व्यक्त करके, चित्र बना के और उनकी स्थितियों को लिख कर समझाऊंगा। जैसे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो आप कहेंगे कि एक सिक्के में दो पहलू होते हैं। एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। बात क्लियर हो रही है? एक सिक्के में कितने पहलू? 2। हाँ,
आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक सिक्के को एक बार उछाले, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावना कितनी आएगी? 2। क्यों 2 आएगी? अगर मैंने कोई एक सिक्का ले लिया जिसमें एक पहलू हेड है और एक पहलू टेल है, जैसा कि हमने पहले लिखा है कि एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। एक हेड पहलू हो जाएगा और एक टेल। पहलू मतलब पृष्ठ कह सकते हैं। तो एक हेड वाला पृष्ठ होता है और एक टेल वाला पृष्ठ होता है। तो जब इस सिक्के को हम एक बार उछालेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे एक बार उछालते हैं, तो जब एक बार उछाला जाएगा तो या तो उस सिक्के पर हेड गिरेगा या तो टेल आएगा। बोलो, यही दोनों आ सकते हैं ना? तो एक बार हेड आएगा और एक बार टेल। तो बताइए कौगो घटना हो गई? 2 हुई। तो एक बार हेड गिरा और एक बार टेल गिरा, तो उसमें कुल संभावना कितनी हो गई? 2। बोलो, बात क्लियर हुई? तो कुल संभावना हमारी 2 हो गई। ठीक, हम अभी आपको और भी चीजें कुछ विशेष करके बताएंगे। जैसे एक ही सिक्के को दो बार उछालते हैं तो कुल संभावना कितनी आ जाएगी? कुल संभावना कितनी हो गई? 4। आगे हम इसको दिखाएंगे आपको कि ये 4 कैसे हुई। मान लेते हैं कि हमने एक सिक्के को एक बार उछाला तो 2 संभावनाएं, ठीक ना? अब फिर उसी सिक्के को एक बार और उछाल दिया तो फिर तो 2 संभावना बढ़ेगी। मान लो हमने एक बार उछाल दिया तो एक बार हेड आ गया और एक बार टेल, ठीक है? ये एक बार हमने उछाला, एक बार हमने इसको उछाला। लेकिन अगर हम इसको पुनः एक बार और उछालें तो इसमें एक और संभावना आ सकती है, एक बार हेड और एक बार टेल। बोलो, अगर हमने एक बार फिर से उछाल दिया तो इसमें कौगो कुल संभावना हो गई? 4 गो हुई कि नहीं? हमने कब बार उछाला? एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार उछाला। दोनों को मिला देंगे तो 2 बार उछाल दिया हमने। और 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने जो लिखा है जरूरी नहीं है कि हूबहू ऐसे ही आ जाए, हेड टेल आपस में परिवर्तित भी हो सकते हैं। आप चाहें तो पहले टेल हेड लिख सकते हैं, फिर आप चाहें तो यहाँ पे टेल यहाँ पे हेड लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। हम केवल आपको सिचुएशन से परिचित करा रहे हैं, जब लिखेंगे तो सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे इतनी बात ध्यान देंगे कि कुल कितनी संभावनाएं हो गई? 4। हम केवल संभावना बता रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी। मैं बताऊंगा उसको अलग से लिख के कि अगर हमने इसको उछाल दिया, मैं इधर साइड में लिख दूंगा कि कौन कौन सी स्थितियां आ सकती हैं। बोलो, ठीक है? जैसे हेड टेल, टेल हेड भी कह सकते हैं, ठीक है? दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड और एक पे टेल आ जाए, और एक पे टेल और एक पे भी हेड आ जाए। लेकिन हमने देखा कि कुल कितनी संभावना हुई? 4। तो जब 4 संभावनाएं हुई तो इन चारों संभावनाओं को हमने यहाँ लिखा ना, कुल संभावनाएं बराबर 4। बोलो, कोई दिक्कत? बात क्लियर हो रही है? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं। कितनी बार उछालते हैं? 3 बार उछालते हैं तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई हो? कुल संभावनाएं
बराबर कितनी हो जाएंगे? 8। बोलो, बात क्लियर हुई? कुल संभावनाएं कितनी आ गई बीच में? 8। अब आप ध्यान देंगे कि 8 संभावनाएं हुई कैसे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने इसमें एक बार उछाला तो 2 संभावनाएं, एक बार उछाला तो फिर 2 संभावनाएं, हुआ ना? तो आप कहेंगे कि सर जी एक बार और ही उछालेंगे तो 6 को संभावना होना चाहिए। बोलो, ये बात तो समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे जोड़ने वाला सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर गुणा करने वाला सिचुएशन है कि आप जितनी बार किसी सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के में जितनी पहलू की स्थिति है वो एक दूसरे से दूना होती जाएंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा है तो 2 गुणे 2 बराबर 4, तो ठीक उसी प्रकार से 3 बार लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दुना के, कुल संभावना कितनी हो गई? क्यों हम कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो पहलू हैं किसी भी सिक्के में कितने होते हैं? 2 पहलू होते हैं, ठीक है। और उन दोनों पहलुओं का हम गुणा करके उसके कुल संभावनाओं को लिखते हैं कि अगर एक बार उछाला तो 1 गुणे 2, ठीक, तो 2 ये होंगे। 2 बार उछाला तो 2 गुणे 2 4 हो जाएंगे, और 3 बार उछाला तो 3 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा कुल संभावना? 8। अब हम आपको इधर पूरी सिचुएशन में हम इसकी स्थिति को लिख कर दिखाने जा रहे हैं कि कब इसकी कौन सी स्थिति आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक बार उछालने की स्थिति, उछालने की स्थिति। अगर किसी सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो या तो हो सकता है कि पहली स्थिति में हेड आ जाए, है ना, ऐसे दोनों को ब्रैकेट में एक के साथ बंद करेंगे। एक बार हेड आ जाए और दूसरी बार टेल आ जाए। तो एक बार हेड कामा क्या लिख सकते हैं? टेल। बात क्लियर हुई? आप बता दीजिए कौगो स्थिति हुई इसमें? 2 गो हुई कि नहीं? अगर उसी सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, 2 बार उछालने पर 2 बार उछालेंगे तो इसमें क्या क्या स्थिति आ सकती है? एक ही सिक्के को 2 बार उछालें या चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, तो हो सकता है कि इसमें पहले पे हेड कामा हेड आ जाए दोनों सिक्कों पर। यहाँ चित्र बना दिया जाए, छोटा छोटा चित्र बनाते हैं। हो सकता है दोनों सिक्कों पर क्या जाए? हेड हेड, ठीक, कामा। हो सकता है कि पहले पर हेड ही रह जाए और दूसरे पे क्या जाए? टेल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच कामा टी, ठीक है। अगर हम तीसरी स्थिति करें तो हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पर हेड। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये टेल हो गया और ये हेड। और चौथी वाली स्थिति में हम देख सकते हैं कि या तो हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, तो चौथी वाली स्थिति में टेल कामा टेल। बोलो, बात क्लियर हुई? 4 स्थितियां क्लियर हो गया, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अगर 2 सिक्के को हमने उछाला तो पहली स्थिति में दोनों पे भी हेड आ सकता है, ये भी तो संभावना है। आज जरूरी थोड़े बाकी 1 रुपया का आप सिक्का लेंगे दोनों, कोई 2 रुपये भी ले सकते हैं, कोई 5 रुपये का भी सिक्का ले सकता है, ठीक है। तो दोनों की स्थितियां आएंगी जब सामने, तो पहले स्थिति में दोनों सिक्कों पे हम उछाले तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, या फिर एगो पर हेड है एगो पे टेल आ जाए दूसरी स्थिति में। फिर तीसरी स्थिति में हो सकता है कि या तो एगो पे टेल एगो पे हेड आ जाए, और चौथी स्थिति में दोनों पे टेल आ जाए। सिचुएशन ऐसा भी बन सकता है कि आप ये कहेंगे कि सर जी हाई दोनों कंडीशन तो एक ही दिख रही है, दोनों परिस्थितियां तो एक ही दिख रही हैं, खाली हेड टेल इधर उधर बदल दिए, है ना। तो इसमें हमने इसीलिए आपको अभी बताया कि जरूर थोड़ी है कि आप 1 ही रुपया का सिक्का लेंगे, आप दूसरे भी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि 5 रुपये वाली अलग स्थिति हो, 1 रुपये वाली अलग स्थिति हो, है कि नहीं। तो इन दोनों स्थितियों को सिक्के के आधार पर भी लिखा जाता है कि अगर 1 रुपये वाले पे हेड आ गया तो 5 रुपये वाले पर
टेल। अगर 1 रुपये वाले पे टेल आ गया तो 5 रुपये वाले पर हेड, तो परिवर्तन तो होगा ना उसमें, क्योंकि सिक्कों के आधार पे हम इस परिस्थितियों को लिख रहे हैं। बोलो ठीक है, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अब आप एक बार की जगह, एक सिक्के की जगह पे आप लिख सकते हैं कि 2 सिक्के भी हो जाएंगे, और 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, जगह ये कम पड़ गई। चला पहले इसको देख लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, एक ही सिक्के को कितनी बार उछाला जाए? 3 बार। तो एक ही सिक्के को जब हम 3 बार उछालेंगे तो कितनी संभावनाएं होंगी? 8 गो। अब यहाँ पे हम 8 गो संभावना वाली दिखाएंगे, तो इस कहेंगे कि 3 बार उछालने पर, जब इस सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो कुल संभावनाएं 8 आएंगी, और वो 8 कैसे व्यक्त होंगी? तो हेड 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 दिखा सकते हैं, एक कामा को हटा दीजिएगा। हेड 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 पहली स्थिति हो सकती है कि तीनों सिक्के पर लाइन से हेड आ जाए, ठीक है। फिर हम एक और स्थिति दिखाएंगे, तो हेड हेड टेल हो सकता है कि 2 पर हेड आ जाए, 1 पर टेल आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि हेड टेल हेड, ये भी तो स्थिति हो सकता है कि एक बार हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। बोलो ठीक है। और एक और स्थिति आ सकती है कि 1 पर हेड आ जाए और दोनों पर टेल आ जाए। 4 स्थितियां क्लियर हुई। इसमें हेड की ज़्यादा से ज़्यादा हम वरीयता दिखाए हैं। ये पहले स्थिति में अगर हम 4 गो लिखना चाहते हैं 8 गो में से, तो 8 गो में से हम 4 गो लिख दिए कि 3 पर एक बार में हेड आ सकता है, या 2 गो में हेड 1 में टेल, या फिर 1 गो में हेड फिर टेल फिर हेड, फिर 1 गो में हेड और फिर 2 गो में टेल। जैसे हम 3 गो सिक्का ले लिए, 1 सेकेंड, 3 गो सिक्का नहीं, एक ही सिक्का लेना है ना, ठीक है। एक सिक्का ले लिए और इसको 3 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हेड हेड हेड। अगर एक ही को 3 बार उछाल रहे हैं, अगर बार बार यही परीक्षण कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिसमें तीनों पर हेड आ जाए, ठीक है। तीनों पर क्या आ जाए? हेड आ जाए, तो तीनों पे हेड हो जाएगा। फिर एक बार और स्थिति को हम इसको उछाले, तो हो सकता है कि 2 गो पर हेड आ जाए और 1 गो पर टेल आ जाए। तो देखो 2 गो पर हेड और 1 पर टेल लिखे हैं। फिर हो सकता है कि एक बार और उछालें, तो एक बार और उछालने पर हो सकता है कि स्थिति आ जाएगी पहले पर हेड, बीच वाले में टेल और इस वाली स्थिति में हेड। और फिर एक बार उछालें तो इस स्थिति में पहले पर हेड, बाकी 2 गो पर क्या आ जाएगा? टेल। आ गया। ये संभावनाएं घटित होने वाली कुल संभावनाओं की संख्या हम व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम फिर से बात करें तो इसी तरह से 1 2 3 4 गो संभावना हुई कि नहीं, तो इसी प्रकार से 4 गो और संभावना आ सकती है। कैसे आ सकती हैं? क्या तीनों पर कहीं टेल देख रहे हो आप? तो हो सकता है कि इस स्थिति में तीनों पे टेल आ जाए, हो सकता है कि इस स्थिति में 2 गो पे टेल 1 गो पर हेड आ जाए, और हो सकता है कि 1 गो पर टेल बीच में हेड और यहाँ टेल आ जाए। और एक और हो सकता है कि यहाँ पर हम देखें तो 1 गो पर टेल और 2 गो पर हेड आ जाए। ये 4 गो स्थिति हुई कि नहीं? इन्हीं चारों स्थितियों को मिला के बताया जाता है कि अगर एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कितनी संभावनाएं होंगी? 8 होंगे। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 8 संभावनाएं, या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो भी कितनी संभावनाएं? 8। इतनी बात क्लियर हुई। अधिकतम आपको इतनी बार में ही पूछता है। 4 बार पूछने की कंडीशन में अब वो 16 संभावनाएं हो जाएंगी, क्योंकि 8 गुना के 16। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला भी बताया जाता है। वो फार्मूला क्या है? सिक्कों के लिए फार्मूला की बात करें, कुल संभावना ज्ञात करने के लिए
कुल संभावना ज्ञात करने के लिए इसके लिए फार्मूला होता है। देखिए शांत रहिए, जैसा कि यहाँ पे हम एक फार्मूला की बात कर रहे हैं कुल संभावनाओं को ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए बताया जाता है कि अगर सिक्का है और सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसमें दो पहलू होते हैं, तो उस दो पहलू को हम लिखते हैं 2, इसके ऊपर हम लगा देते हैं यन घात। यन घात कह दो, यक्ष घात कह दो, आप जो भी कह सकते हो। अगर कोई एक सिक्का है उसमें दो पहलू होते हैं, तो उस दो पहलू पे अगर हमको सिक्के की कुल संभावना ज्ञात करनी होती है, कुल घटनाएं ज्ञात करनी होती हैं, तो 2 की घात यन लगा देंगे और यन की संख्या यह प्रदर्शित करती है कि आप उस सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं। ठीक है, तो यन की संख्या आप लिखेंगे जहां यन बराबर उछालने की संख्या, उछालने की संख्या कि आप उस सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं। अगर एक सिक्का है तो उसमें दो पहलू हैं, अगर एक बार उछालेंगे तो यन की जगह पे 1 लिखेंगे, यानी 2 की घात 1 बराबर कह सकते हैं कि 2। अब एक बार उछालने में कुल कितनी घटनाएं? 2। अगर उसी को हम 2 बार उछाल दिए तो 2 पे 2 घात मतलब 4, और उसी को 3 बार उछाल दिए तो 2 पर 3 घात का मतलब 8। और जो कि हम गुणा करने वाली स्थिति में भी बताए हैं कि एक बार उछालेंगे तो 2, 2 बार उछालेंगे तो 2 दूना के 4, और 3 बार उछालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। तो ये बात क्लियर हो गई सिक्कों वाली। ठीक, अब इस पे जितने भी ये तथ्य हमने बताया भी सिक्कों से संबंधित, इस पे आपको आंकिक प्रश्न चलेंगे। ठीक है, बोलिए बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपको आते हैं इन्हीं तथ्यों पे आधारित होते हैं, और आपसे बारी बारी इस तरह की चीजों को पूछा जाता है कि किसी में हेड आने की प्रायिकता, किसी में टेल आने की प्रायिकता, किसी में हेड नहीं आने की प्रायिकता, किसी में टेल नहीं आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक बार हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 बार टेल आने की प्रायिकता, 3 बार भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे इस पे आंकिक सवाल कल कराए जाएंगे।